हेलो तो नमस्कार प्यारे दोस्त। आज हम बात करने वाले हैं नेवी एमआर के प्रैक्टिस सेट की। तो दोस्त 10 से 12 दिन बचे हैं सिर्फ। महाकाल के आशीर्वाद से जबरदस्त एकदम लाइक और शेयर ठोक दो दबा करके। सबसे पहले तो इस क्वेश्चन पेपर की विशेषता यह है कि इसमें सिंपल और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन शामिल किए गए हैं। ये कोई सीजीएल का पेपर नहीं है, सीएचएसएल का नहीं है, ना कोई 12th लेवल का है। एमआर मैट्रिक रिक्रूटमेंट का पेपर है। बिल्कुल सिंपल आता है दोस्त, एकदम सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन्हीं की प्रैक्टिस करेंगे। एकदम एग्जाम जैसा पेपर रहेगा आपका। तो महाकाल के आशीर्वाद से ठोक दो लाइक और शेयर। जय बजरंगबली लिख दो कमेंट में। शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? वोल्ट क्या है? विभव यानी पोटेंशियल का एसआई मात्रक है। एम्पियर किसका एसआई मात्रक है? धारा का एसआई मात्रक है, करंट का। टेस्ला जो है वो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का एसआई मात्रक है। तो कूलाम आपका जो है वो किसका एसआई मात्रक है? विद्युत आवेश का यानी इलेक्ट्रिक चार्ज का एसआई मात्रक है। गर्म करने पर इसको थोड़ा मिटाते हैं। थोड़ा सा इसमें ये क्यों ही कर दिया मैंने, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी तो अभी रोका था बीच में लेक्चर मैंने, ठीक है। तो गर्म करने पर सीधे गैस में कौन बदल जाता है? तो दोस्त चीज़ों को गर्म करते हैं, जैसे ठोस है कोई चीज़ तो उसको पहले गर्म करेंगे तो पहले वो लिक्विड में बदलेगा, फिर वो गैस में बदल करके वेपराइज होगा यानी फिर वो भाप बनेगा। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी अपवाद होती हैं जिन्हें ठोस में से सीधे गर्म करो तो वो गैस बन जाती हैं, जिसे ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन कहते हैं। तो ये सब्लिमेशन का गुण किस में पाया जाता है? कपूर में यानी कैम्फर में पाया जाता है। आइस यानी बर्फ को गर्म करोगे तो ये पहले लिक्विड यानी द्रव बन जाएगी। लोहे को गर्म करोगे तो ये भी बहुत ज़्यादा गर्म होने पर द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। पानी को गर्म करोगे तो ऑलरेडी लिक्विड है, लिक्विड से सीधे गैस बन जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो कैम्फर है वो राइट आंसर हो जाएगा। शुष्क बर्फ किसको कहते हैं दोस्त? शुष्क बर्फ याद रखना, शुष्क बर्फ किसको कहते हैं? ठोस CO2 यानी कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं? किसका उपयोग करते हैं दोस्त? कॉनकेव का, अवतल का। अवतल का कभी नहीं करते दोस्त, क्योंकि अवतल का उपयोग कौन करता है? दाढ़ी बनाने में करते हैं। दाढ़ी बनाने में अवतल का उपयोग करते हैं। लेकिन दोस्त तुम जिन नाइयों पे जाते होगे दाढ़ी बनवाने, वो अवतल दर्पण का प्रयोग नहीं करते, क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो नहीं जानते कि अवतल का करना चाहिए। वो बेचारे घर वाले दर्पणों की तरह समतल का प्रयोग करते हैं। अवतल दर्पण क्या करता है दोस्त? अवतल दर्पण क्या करता है यानी कि आपका कॉनकेव जो लेंस है, कॉनकेव मिरर है, वो क्या करता है? प्रकाश की किरणों को क्या करता है? इकट्ठा करता है। क्या करता है? इकट्ठा करता है। यानी कि चीजें जो हैं वो बड़ी बड़ी दिखती हैं। कैसी दिखती हैं? इससे बड़ी बड़ी दिखती हैं। तो दाढ़ी बनवाने जाओगे तो जहां वो अवतल दर्पण का प्रयोग अगर करेगा तो तुम्हें एक एक बाल स्पष्ट और बड़ा बड़ा दिखेगा। एक एक बाल ऐसा दिखेगा जैसे पेड़ हो, ठीक है ना। लेकिन जब हम गाड़ी में पीछे का दृश्य अगर हमें देखना है, साइड मिरर की बात करें, अगर रियर व्यू अगर देखना है हमें गाड़ी में, तो उसमें हमें बड़ी तो गाड़ियां नहीं देखनी है, क्योंकि उनका बड़ी होकर के दिखेंगी। अगर वो मैग्नीफाई होकर के दिखेंगी तो हम ढंग से देख नहीं पाएंगे, हमें असुविधा होगी। हमें गाड़ियों को छोटा देखना है और बहुत ज्यादा गाड़ियां दिख जाएं, तो इसके लिए कौन सा दर्पण यूज किया जाता है? कॉन्वेक्स दर्पण यानी कि उत्तल दर्पण यूज किया जाता है, क्योंकि ये किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए हमें चीजें छोटी दिखती हैं और बहुत सारी दिख जाती हैं। समतल दर्पण जो होता है इसका घरों में हम शीशा देखने के लिए उपयोग करते हैं। लड़कियां अपना मुंह देखती हैं, मुंह देख करके ऐसे मुंह बना लेती हैं एटीट्यूड में, तो वो कौन से दर्पण को देख के बना लेती हैं दोस्त? समतल दर्पण को देख के बना लेती हैं। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है दोस्त? हवा में ताली बजाइएगा, कम आवाज आएगी। हवा में ताली बजाइएगा, कम आवाज आएगी, है ना। पानी में छप छप करिए, वो भी कम आवाज आएगी, ठीक है। बिल्कुल जहां हवा पानी कुछ ना हो, निर्वात में कुछ बोलिए, बहुत कम आवाज आएगी दोस्त। स्टील या फिर लोहा या फिर किसी ऐसी ठोस चीज में मारिए दबा के, तो देखिए एकदम तेज आवाज आएगी उसकी। तो ध्वनि जो है इसका गुण है, अपनी ध्वनि का क्या गुण है? ध्वनि यानी साउंड का एक गुण है कि इसकी जो गति होती है, इसकी जो गति होती है यानी स्पीड की बात की जा रही है। ध्वनि की स्पीड जो होती है
वो सबसे ज्यादा किस में होती है, ठोस में, उससे कम द्रव में, उससे कम गैस में, यानी कि स्पीड ऑफ साउंड जो होता है, एस लिख दो, स्पीड ऑफ साउंड जो होता है वो सबसे ज्यादा सॉलिड में, उससे कम लिक्विड में, उससे कम गैस में, और उससे भी कम दोस्त, उससे भी कम किसमें, वैक्यूम में, यानी कि निर्वात में सबसे कम, निर्वात में सबसे कम, निर्वात में क्या होता है, सबसे कम होती है ध्वनि की चाल। तो ये समझ में आया होगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा दोस्त स्टील यानी कि इस्पात, स्टील यानी कि इस्पात। ध्वनि की प्रबलता निम्न में से किस पर निर्भर करती है। अगर कोई एसएसआर वाला देख रहा होगा तो उसने कभी पढ़ा होगा आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर। जो अपनी साउंड की इंटेंसिटी होती है वो उसके एम्पलीट्यूड के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो इसी प्रकार जो प्रबलता है यानी कि लाउडनेस है वो एम्पलीट्यूड यानी कि आयाम पर निर्भर करती है, और इंटेंसिटी जो है आयाम के वर्ग के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। तो सीधा सीधा ये याद रखो तुम, तो ध्वनि की प्रबलता जो है दोस्त वो उसके आयाम पर निर्भर करती है। वेवलेंथ यानी तरंगदैर्घ्य क्या होता है, दो क्रमागत सुरंगों या गर्तों के बीच की दूरी को वेवलेंथ कहते हैं। आवृत्ति आप जानते ही होगे, ठीक है ना, वेलोसिटी भी जानते हैं। दोस्त आग बुझाने के लिए कौन सी गैस का उपयोग किया जाता है। ऑक्सीजन क्या होती है, O2। O2 थोड़ी ऐसी नहीं लग रही है जैसे आंटी लिखा हो, O2 आंटी, O2 आंटी। आंटी तो दोस्त आग लगाती हैं, बुझाती कहां हैं, तो O2 तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्त। तो आग बुझाने में करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, किसका करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। आग बुझाते कौन है दोस्त, जो लोग डाई लगाते हैं, बूढ़े बाड़े लोग जो डाई लगाते हैं, जिनके बाल सफेद पड़ जाते हैं, वो आग बुझाते हैं। लेकिन आंटियां जो फायर पे होती हैं, ऑक्सीजन वाली O2, वो आग लगाने का काम करती हैं दोस्त। किसका काम करती हैं, आग लगाने का काम करती हैं। नाइट्रोजन पृथ्वी पे 78%, सॉरी वायुमंडल में नाइट्रोजन जो है वो 78% पाया जाता है सबसे ज्यादा, ठीक है। अगला देखो, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है बाबू, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। ये तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ये किसका है, विटामिन ए का रासायनिक नाम है, ठीक है ना। और थाइमीन जो है आपका, ये शायद आपका विटामिन B2 का हो सकता है थाइमीन, या एक बार गूगल कर लेना भाई यार, मेरे को याद नहीं आ रहा है ना। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मीन। विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या है, साइनोकोबाल्मीन। अभी मैं चेक कर लेता हूं गूगल पे, है ना। थाइमीन किसका है, ओह थाइमीन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन, B1 का है ना। थाइमीन किसका है, B1 का है। थाइमीन किसका है, B1 का है। थाइमीन किसका है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है। थाइमीन किसका है, विटामिन B1 का केमिकल नेम है। तो कुछ विटामिन और उनकी कमी से होने वाले रोग याद रखो। विटामिन ए की बात करें तो इसका केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। इसका रासायनिक नाम क्या है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। विटामिन B1 का भी बताया, क्या हो जाएगा, थाइमीन। ऐसे ही करके विटामिन B12 का क्या है, साइनोकोबाल्मीन। क्या है, साइनोकोबाल्मीन। ऐसे ही करके विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, विटामिन B7 का रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। कई बार देखा होगा लड़कियां बाल झड़ने के लिए, बाल ना झड़ें उसके लिए बायोटीन की टेबलेट खाती हैं, लड़के भी खाते हैं, है ना। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या है अपना, फॉलेट। लेकिन दवाइयां जो आती हैं उनमें से फॉलिक एसिड लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स की जो गोलियां होती हैं उनमें फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। विटामिन B9 का क्या हो जाएगा, फॉलेट। विटामिन B12 का अभी बताया क्या क्या है, साइनोकोबाल्मीन लिख दिया है, ठीक है। अब आते हैं विटामिन C की तरफ आते हैं। एक सेकेंड, है ना, इसको थोड़ा ऐसा कर लें, रुको, हाँ। तो अब बात करते हैं विटामिन C की। तो विटामिन C का नाम क्या है आपका, एस्कॉर्बिक एसिड, यानी एस्कॉर्बिक अम्ल। एस्कॉर्बिक अम्ल या एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है ना। एस्कॉर्बिक एसिड लिख सकते हैं या एस्कॉर्बिक अम्ल लिख सकते हैं, ठीक है ना। विटामिन D का, विटामिन E का, विटामिन
के का, ये भी हमें याद करने हैं। विटामिन ई का क्या है, जैसे टोकोफेरोल, क्या है, टोकोफेरोल। विटामिन डी का क्या है, कैल्सीफेरोल, क्या है, कैल्सीफेरोल। विटामिन के का क्या है, फाइलोक्विनोन, फाइलोक्विनोन। के की कमी से क्या होता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, रक्त का थक्का नहीं जमता है, ठीक है ना। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, मतलब न्यूरोजेनिक प्रॉब्लम्स कई सारी हो जाती हैं विटामिन ई की कमी से, है ना। और मतलब कि तंत्रिका तंत्र को लेकर के समस्याएं हो जाती हैं, है ना। कुछ रेटिना वाली प्रॉब्लम आ जाती हैं, यानी दृष्टि से संबंधित समस्याएं आ जाती हैं। कैल्सीफेरोल यानी विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है, ठीक है ना। ऑस्टियोमेलासिस हो जाता है इससे। विटामिन सी की कमी से क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है, क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है ना। ऐसे ही करके हम देखें विटामिन बी12 जो है, विटामिन बी12 की कमी से भयंकर एनीमिया हो जाता है, भयंकर एनीमिया यानी कि जानलेवा एनीमिया तक हो सकता है विटामिन बी12 की कमी से, है ना। विटामिन बी9 की कमी से क्या हो सकता है, ब्लड से संबंधित कुछ ना कुछ अबनॉर्मलिटीज हो जाती हैं। विटामिन बी7 बायोटीन की कमी से क्या हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं, क्या हो जाता है, बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन बी12 अभी बताया मैंने, एनीमिया हो जाता है, ठीक है ना। और तो ये सारे के सारे विटामिन्स और उनकी कमी से होने वाले रोग, उनके केमिकल नेम, ये याद करना काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारा हो गया है, ठीक है ना। अगला देखो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, न्यूटन के गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है, न्यूटन के गति का दूसरा नियम किससे संबंधित है। न्यूटन के गति का दूसरा नियम की बात की जा रही है, किससे संबंधित है। तो अभी ये देखा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अच्छा ये रह गया, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी हो जाता है, रतौंधी, क्या हो जाता है, रतौंधी। रतौंधी शायद वो होता है ना, रात में दिखता नहीं है ना, रतौंधी, रतौंधी लिख लेना, ठीक है। नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं उसको। न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन गिव्स द मेजर ऑफ, गिव्स द मेजर ऑफ। एक बार देख लें, क्लास चल रही है कि नहीं, आवाज आ रही है, हाँ आ रही है, सब कुछ ठीक है, कुशल मंगल है सब, है ना। अब देखो, न्यूटन के गति का दूसरा नियम, दोस्त न्यूटन ने 3 नियम दिए थे। न्यूटन चचा जो थे उन्होंने गति के नियम दिए, गति के कितने नियम दिए, 3 नियम दिए। एक पहला नियम, एक पहला नियम, फिर दिया दूसरा नियम। चचा का मन नहीं भरा तो चचा ने एक तीसरा नियम और दे दिया, क्या दे दिया, तीसरा नियम और दे दिया। संक्षिप्त में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। पहले को बोलते हैं अपन क्या, जड़त्व का नियम। किसका बोलते हैं, जड़त्व का नियम, यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया। पहला नियम कहता है कि कोई चीज अगर विराम में है तो विराम में रहेगी, गति में है तो गति में रहेगी, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, जब तक कि कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। जैसे कोई लड़का अगर लौंडियाबाजी कर रहा है तो वो तब तक करता रहेगा जब तक उसके घर वाले उस पर फोर्स ना लगाएं, उसे लत्याएं नहीं, ठीक है ना। ये है कहने का मतलब। और ऐसे ही करके मान लो कोई लड़का बेचारा सीधा साधा है, बेचारा पढ़ रहा है, एकदम एकदम पढ़ने में व्यस्त है, एकदम साधु संतों की तरह अपनी पढ़ाई कर रहा है, तो वो तब तक ऐसे ही पढ़ता रहेगा जब तक उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगे। यानी कि कोई कमसिन कली एकदम नीले नीले आंखों वाली उसे जब तक लुभाएगी नहीं, जब तक उसे सम्मोहित नहीं करेगी, तो वो चुपचाप पढ़ता रहेगा। समझ रहे हो ना। तो ये सिस्टम है। पहला नियम क्या कहता है, जड़त्व का नियम, यानी कि सारी चीजें एकदम जड़ की तरह फिक्स हैं। तो पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। कोई चीज जब तक गति में रहेगी, तो गति में रहेगी, विराम में है विराम में रहेगी, जब तक बाहरी फोर्स ना लगे। तो इसीलिए तो क्या होता है ना, कभी गाड़ी एकदम चलने लगे तो धक्का लगता है ना, और एकदम रुक जाए तो भी धक्का सा लगता है। तो क्या है ना, पूरा सिस्टम जो है, सिस्टम में एकदम से फोर्स लगता है तो उसका जो कह सकते हैं कि स्थिति है वो चेंज होती है। तो दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम वो बल को प्रदर्शित करता है। दूसरा नियम एक फॉर्मूला है, F = ma, F = ma, बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणा त्वरण। तो दूसरा नियम जो है वो बल को दर्शाता है, किसको दर्शाता है, बल से संबंधित है। तीसरा नियम क्या कहता है, किसी भी क्रिया के विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया होती है, विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है।
विपरीत व बराबर प्रतिक्रिया होती है। देखा होगा रॉकेट उड़ती है ना, तो रॉकेट कैसे उड़ पाती है, रॉकेट के नीचे का ईंधन एकदम धुआं से नीचे की ओर पुश करता है, नीचे की ओर मतलब कि आता है, तो वो उसको ऊपर की ओर धकेलता है। मतलब इधर क्रिया हो रही है तो विपरीत और बराबर प्रतिक्रिया से ऊपर की ओर रॉकेट को वही जो ईंधन है जिसकी मदद से जो धुआं निकलता है ना, मतलब वो जो भी निकलता हो, तो वो उसे ऊपर की ओर धक्का देता है। तो यहाँ प्रश्न क्या था, किसको परिभाषित करता है गति का दूसरा नियम। दूसरा नियम क्या है, F इज इक्वल टू ma। F यानी फोर्स, तो फोर्स की बात करता है, किसकी करता है, फोर्स की बात करता है। इनर्शिया की बात कौन करता है, फर्स्ट लॉ। कौन सा लॉ, फर्स्ट लॉ। मोमेंटम यानी संवेग और एक्सीलरेशन, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा सब जानते ही होंगे। अब अगला देखते हैं, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग क्या है। तो दोस्त पलायन वेग क्या होता है, वह वेग जिससे किसी चीज को फेंक दो तो वो पृथ्वी का वातावरण को पार कर जाए और अंतरिक्ष में चली जाए, तो वो क्या होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड मत कर देना, किलोमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर भी नहीं, किलोमीटर पर सेकंड, ठीक है। अगला है, दूध की शुद्धता नापने के लिए किसका उपयोग होता है, किसका उपयोग होता है, बैरोमीटर का उपयोग होता है। वायुमंडल के दाब को नापने के लिए, किसका, वायुमंडल के दाब को नापने के लिए। थर्मोमीटर तो होता है हीट को नापने के लिए। हाइड्रोमीटर किसके होता है, वायुमंडल में नमी यानी आर्द्रता को नापने के लिए। तो सही उत्तर हो जाएगा आपको लेक्टोमीटर। अगला देखो, मानव आंख किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनाती है, कहां बनाती है दोस्त, हिंदी में देख लो, हिंदी में एक आध लिख दे रहे हैं, वरना भाई इतना तो इंग्लिश सबको आती होगी भाई। ये कॉर्निया लिखा है, ये आइरिस लिखा है ना, ये रेटिना लिखा है, ये प्यूपिल लिखा है। तो किस पर बनाती है दोस्त, किस पर बनाती है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। कहां बनता है, रेटिना पर बनता है। और कैसा प्रतिबिंब बनता है, वास्तविक बनता है, उल्टा बनता है और वस्तु से छोटा बनता है। दोस्त आप तो चौंक गए होंगे, मेरे को तो चीजें सीधी दिखती हैं, इसका मतलब ये उल्टी हैं इसलिए हमें सीधी दिख रही है, उल्टा प्रतिबिंब बनता है। नहीं बाबू नहीं, रेटिना पर तो प्रतिबिंब उल्टा ही बनता है, लेकिन वह दिमाग में जाता है फिर, और दिमाग उसको सीधा कर देता है। कैसा कर देता है, सीधा कर देता है। जैसे विवाह के बाद भी कई सारे लड़के जो हैं वो उल्टे चलना चाहते हैं, लेकिन उनकी बीवी उन्हें सीधा कर देती है। अगला देखो, एलपीजी का मुख्य घटक क्या है दोस्त, एलपीजी का फुल फॉर्म क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। क्या है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। तो मुख्य घटक क्या है, प्रोपेन एंड ब्यूटेन, प्रोपेन एंड ब्यूटेन। मीथेन क्या है, होती है CH4 होती है। इथेन, इथेन एक एथिल एल्कोहल होता है ना, शराब को क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। क्या बोलते हैं, एथिल एल्कोहल। नेवी में आ सकता है दोस्त, एथिल एल्कोहल यानी शराब पीने से कौन सा अंग खराब होता है, लीवर खराब होता है बाबू। अगला देखो, मैथ का आ गया भाई, इसमें इतना ही सिंपल मैथ आता है। तुम सोचोगे भाई इसमें इतना सिंपल, देखो इतना ही सिंपल आता है तो वही कराएंगे। तुम सोचो यहाँ सीजीएल के सवाल करने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना, वही करो। बहुत कठिन पढ़ोगे तो ये छोटे मोटे सवाल नहीं कर पाओगे, ऐसा भी होता है। क्या दे रहा है, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 दे रहा है, तो 1x² प्लस 1/x² की निकालनी है। तो देखते हैं, x प्लस 1/x की वैल्यू 4 है, निकालनी किसकी है, x² प्लस 1/x² की निकालनी है। तो इसका भाई स्क्वायर कर दो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a² प्लस b², एक का स्क्वायर तो एक ही रहेगा, प्लस 2 इंटू a इंटू बी, इसका क्या हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। तो x से x काट दो, कट जाएगा। x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकाल ली है, तो 2 को उधर भेज दो, क्या हो जाएगा, 16 में से 2 गए 14 आंसर हो जाएगा। कहाँ है 14, ये रहा। अगला देखते हैं, 5,000 रुपये पर 10% प्रतिवर्ष वार्षिक दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। क्या कह रहा है, अब भाई जलानी पड़ेगी टॉर्च क्योंकि बार बार चली जाती है लाइट। 5,000 रुपये पर, कुछ भी है ही नहीं इसमें, तो पी कितना दिया है, 5,000, दर कितनी दी है 10, 2 वर्ष के लिए है, बटे में कर दो 100, 0 से 0, 0 से 0, 50 दाएं 500
और 500 दूनी 1000 रुपये आंसर हो जाएगा। अगला देखो, हाँ क्या हुआ, ये तो ऑप्शन ही गायब है इसमें से दो। एक व्यक्ति 1400 रुपये में साइकिल खरीदता है, 1500 की हानि पर बेचता है। तो देखो कैसे करोगे, 1400 में खरीदता है यानी कॉस्ट प्राइस कितनी है 1400, और लॉस कितने का हुआ है 15% का। 15% का लॉस मतलब उसने कितने परसेंट पर बेची होगी, 85% पर बेची होगी। तो कितने में बेची है 1400 इंटू 85/100। ऑप्शन है नहीं तो एलिमिनेट कर लेते ऑप्शन से, तो पूरा मल्टीप्लाई कर ले रहे हैं। 14 25 70 और 14 112 और 7 119, 1190 रुपये इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 1190 रुपये है ऑप्शन है ना। 3 के पहले 5 गुणजों का औसत, 3 के पहले 5 गुणज कौन कौन से हो जाएंगे, 3 6 9 12 15, एकदम सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है ना, बिल्कुल सही सीक्वेंस चल रहा है। 5 ही संख्याएं तो बीच वाली संख्या 9 हो जाएगी औसत। तो क्यों जोड़ो क्यों घटाओ, है ना, क्यों उसको जोड़ो फिर भाग दो, सीधा ही कर दो, है ना। अगला है, एक वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। क्षेत्रफल क्या होता है, आर दी है 7, क्या होता है पाई आर स्क्वायर, पाई यानी 22/7 इंटू 7 इंटू 7 से 7 काटो, 22 सत्ते 154। दोस्त ऐसे ही आते हैं उसमें, कैसे, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। 256 की घात 0.16 इंटू 256 की घात 0.9 को सरल करना है। 256 की घात 0.16 गुणा 256 की घात 0.9। बताओ भाई कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले तो जानते हैं कि गुणा में घातें जुड़ जाती हैं, गुणा में घातें क्या हो जाती हैं, जुड़ जाती हैं। 0.16 और 0.9 कितने हुए 0.25। क्या आप नहीं जानते कि 0.25 को अपन 1/4 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। 256 को अपन 16 की घात 2 भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। इसकी भी घात 1/4 हो जाएगी। तो घात पर घात है तो उनका गुणा हो जाएगा। तो 16 की घात 2 गुणा 1/4 यानी कि 2 से 2 काट दो। 16 की घात यहाँ क्या हो गई 1/2। 1/2 घात का मतलब रूट नहीं होता, तो √16 यानी कि 4 आंसर आ जाएगा आपका। क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। अगला देखो, 10 व्यक्ति किसी काम को 8 दिन में कर सकते हैं, तो आधे दिन में कितने व्यक्ति कर सकेंगे। M1D1 = M2D2। 10 व्यक्ति कितने दिन में कर सकते हैं 8 दिन में। तो आधे दिन में यानी अपन ने कर दिया 0.5 दिन कर दिए। कितने व्यक्ति कर सकेंगे, M व्यक्ति कर सकेंगे काम को, ठीक है ना। तो इसको 10 इंटू 8 = M इंटू 5, इसमें 10 का गुणा कर दिया, इसमें भी 10 का कर दो, 10 कर दो, 5 दूनी 10 कर दो, है ना। तो 10 दूनी 20 अट्ठे, 20 अट्ठे कितने होते हैं 160 आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 160 ऑप्शन में, यहाँ ऑप्शन 2 ही दिए हैं। एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है। छोटा कोण ज्ञात करना है। अनुपात क्या है 1 2 और 3। छोटा ज्ञात करना है 3 2 5 1 6। तीनों कोणों का योग कितना होता है, जोड़ कितना होता है 180 डिग्री। 180 डिग्री कितने का मान है 3 2 5 और 1 6 की वैल्यू है। अपन को सबसे छोटा 1 निकालना है, ठीक है ना। तो कर दो 36 18 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 30 डिग्री आंसर हो जाएगा। अगला देखो, √625 को लिख लो 25, √441 को लिख लो 41, 21 तो हो जाएगा तुम्हारा 20 26 40 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखो, अगला कह रहा है 12 18 24 का HCF। तो ऐसी कौन सी संख्या है 12 18 24 का HCF कह रहा है, मैक्सिमम की बात की जा रही है यहाँ पर, मिनिमम की बात नहीं की जा रही है, HCF की बात की जा रही है। तो 12 को अपन क्या लिखते हैं 2 गुणा 2 दूनी 4 3 12। 18 को क्या लिखते हैं 2 इंटू क्या लिख सकते हैं, 18 को क्या लिख सकते हैं दोस्त, 18 को क्या लिख सकते हैं 2 6 12, 2 3 6 3 18, 2 गुणा 3, ठीक है। और 24 को क्या लिखते हैं 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 दूनी 24, यानी कि 2 मिल रहा है और 3 मिल रहा है हार्डली, ठीक है। 6 हो जाएगा HCF, और तो नहीं मिल रहा कुछ। 2 3 6 दूनी 12, नहीं इतना ही मिल रहा है, ठीक है। अब देखो 40 छात्रों की कक्षा में 60% लड़के हैं, तो लड़कियां कितने परसेंट है 40% है। 4 चौक की 40 छात्रों की कक्षा है,
40% लड़कियां हैं, 16। भाई ऐसे ही आते हैं, एमआर में ऐसे ही आते हैं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता इसमें। मैं कठिन क्वेश्चन लाऊं कहां से, क्योंकि एक वो भी तो होता है, एग्जाम का लेवल भी तो मेंटेन करना है। अब तो मैं जबरदस्ती हम पढ़ाते रहे, आर्मी जीडी है, अब नेवी एमआर है यार, इनमें क्या, एयरफोर्स वाई ग्रुप में फिर भी मान लो ठीक ठाक आ जाते हैं, लेकिन इसमें कुछ नहीं, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, इसमें इसके अलावा कुछ नहीं आता दोस्त, इसमें ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो इसमें तुम कहो कि CHSL के या SSR लेवल के कराओ तो कोई मतलब नहीं बैठता है ना। 2, 6, 12, 20, 30 इसको करना है। यहाँ क्या हो रहा है, 2, 3, 6 दूनी 12, अरे ये क्या हुआ, 2, 6, 12, 20, 30, 2 यहाँ पर +3 जोड़ रहे हैं, यहाँ पर 6 जोड़ रहे हैं, यहाँ 8 जोड़ रहे हैं, यहाँ 10 जोड़ रहे हैं, तो यहाँ 12 जोड़ दो तो यहाँ 42 हो जाएगा, ठीक है। वाटर को XBUFS लिखा जाता है, नेवी को क्या लिखा जाएगा, एक एक ही बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, तो MBWZ, ठीक है। ये छोड़ो। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, कौन सा है, बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति। मंगल जो है लाल ग्रह है, कैसा है, लाल ग्रह है। मरकरी यानी बुध जो है सबसे छोटा ग्रह है, सबसे जल्दी परिक्रमा करता है, सबसे जल्दी परिक्रमा करता है। वीनस ये शुक्र है क्या, तो ये चमकीला है। भाई मुझे इंग्लिश कम आती है। अगला देखो, ऋग्वैदिक काल में किसकी पूजा की जाती थी, इंद्र की पूजा की जाती थी। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था। पुरंदर का मतलब होता है किलों का विजेता, किलों का विजेता होता है इसका मतलब। और इंद्र के लिए सबसे ज्यादा सूक्त समर्पित हैं ऋग्वेद में। एलोरा का महानतम मंदिर किस हिंदू देवता को, शिव जी को। कहां पर है, महाराष्ट्र में। कहां पर है, महाराष्ट्र में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1825 में A.O. ह्यूम ने किया था, ठीक है। अगला है, गुलाबी शहर किसे कहा जाता है, पिंक सिटी, जयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, जयपुर को। जोधपुर को ब्लू सिटी, ब्लू सिटी। उदयपुर को झीलों का शहर, उदयपुर को झीलों का शहर। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर। सूती वस्त्र यहां पर बहुत ज्यादा बनते हैं, ठीक है ना। अगला है, प्रथम विद्युत चालित ट्रेन कहां चली थी, कल्याण से पुणे चली थी। और पहली ट्रेन कहां चली थी भारत में, मुंबई टू थाने। कहां चली थी, मुंबई टू थाने, मुंबई से थाने तक चली थी। अगला देखो, ललित कला अकादमी का मुख्यालय कहाँ है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। कहाँ पर है, न्यू दिल्ली में है। कौन सा सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में स्थित है, कौन सा, पाकिस्तान में स्थित है। कौन सा पाकिस्तान में है दोस्त, लोथल कहाँ है, गुजरात में है यानी भारत में। कालीबंगन कहाँ है, राजस्थान में, ये भी कहाँ हुआ, भारत में। आलमगीरपुर कहाँ है, मेरठ में, उत्तर प्रदेश में, ये भी कहाँ हुआ, भारत में। हड़प्पा जो है वो कहाँ है, पाकिस्तान में है। दोनों ही मुख्य स्थल जो है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, दोनों पाकिस्तान में है। रन्स एंड रूइंस कपिल देव की पुस्तक है, किसकी है, कपिल देव की पुस्तक है। सचिन तेंदुलकर की कौन सी है, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। किस देश को मध्य रात्रि के सूर्य की भूमि कहा जाता है, नॉर्वे को। जापान को उगते सूर्य की भूमि, उगते सूर्य की भूमि किसे कहा जाता है, जापान को। अगला देखो, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, मणिपुर की राजधानी कहाँ है, इम्फाल है। कहाँ है, इम्फाल है। गंगटोक किसकी है, सिक्किम की है। शिलोंग किसकी है, मेघालय की है। किसकी है, मेघालय की है। कोहिमा किसकी है, नागालैंड की है। अगला देखो, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है, पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर में एकमात्र हवाई अड्डा, एकमात्र क्या है, पोर्ट ब्लेयर में बंदरगाह भी है। पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह यानी अंडमान निकोबार का एकमात्र बंदरगाह है। भारत के जो बंदरगाह हैं, कुछ हैं पूर्व तट के, कुछ हैं पूर्व तट के, कुछ हैं इधर पश्चिम तट के, और बीच में एक है पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। मेन बंदरगाह बता रहे हैं 13। FAO स्टैंड्स फॉर FAO यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। अगला देखो, तेंजिंग नोर्गे जो हैं, ये एडमंड हिलेरी के साथ, एडमंड हिलेरी के साथ इनने माउंटेन फतेह किया था सबसे पहली बार। किसे फ्यूरर के नाम से जाना जाता है, हिटलर को जाना जाता है। किसे जाना जाता है,
हिटलर को जाना जाता है। इन्हें किससे जाना जाता है? कुछ आयरन वगैरह कुछ कहते हैं इन्हें, बिस्मार्क को। लंबा शास्त्रीय महाकाव्य सबसे लंबा कौन सा है? श्रीमद्, नहीं 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 नहीं, महाभारत है, महाभारत है भाई, महाभारत है। क्या है? महाभारत। महाभारत किसने रचना की थी? वेद व्यास ने। रामायण की रचना किसने की थी? वाल्मीकि जी ने। गीत गोविंद की रचना किसने की थी? जयदेव ने की थी। ठीक है। डर्बी शब्द रेसिंग हॉर्स मतलब घोड़ों की दौड़ से, घुड़दौड़ से संबंधित है, जो 3 साल में होती है। कितने साल में? 3 साल में होती है। पोलो खेलते खेलते कौन मर गया था? बताओ कमेंट में। गीत सेठी किससे संबंधित है? स्नूकर यानी कि बिलियर्ड्स से। अगला है, शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की थी? शतरंज में प्रमुख भारतीय कौन हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की थी? बताओ दोस्त, शतरंज में कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय? विश्वनाथन जी हैं कोई? हाँ, ये मेरे को भी गूगल करना पड़ेगा। शतरंज में प्रथम भारतीय कौन है जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय ग्रैंड मास्टर की उपाधि हासिल की थी? गूगल करना पड़ेगा भाई, मेरे को खुद नहीं पता। हाँ, विश्वनाथन आनंद, ऐसा ही कुछ बोल रहा था ना, विश्वनाथन आनंद। कौन है? विश्वनाथन आनंद। अगर आपसे पूछे डी गुकेश का संबंध किससे है, एक नया लड़का है, तो उसका संबंध किससे है? शतरंज से ही है। किससे है? शतरंज से। पोलो का खेल भारत में किस राज्य में? मणिपुर में। किसमें आया? मणिपुर में। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है? मोर है। भारत का सबसे बड़ा सबसे पुराना संग्रहालय कहाँ है? वेस्ट बंगाल यानी कोलकाता संग्रहालय। कौन सा? कोलकाता वाला। अगला है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? पहली महिला राष्ट्रपति, राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल। कौन थी? और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी। और सरोजनी नायडू कौन थी? कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी शायद, और पहली महिला राज्यपाल भी थी शायद उत्तर प्रदेश की। अगला देखो, पहली महिला आदिवासी राष्ट्रपति की बात करें तो द्रौपदी मुर्मू। अगला है, हृदय और आत्मा संविधान की राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज यानी संवैधानिक उपचारों का अधिकार किसे कहा जाता है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला देखो, आइजोल किस राज्य की राजधानी है? त्रिपुरा की तो है नहीं आइजोल, मिजोरम की आइजोल है। ठीक है, नागालैंड और मेघालय इनकी भी नहीं है। तो थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले किसी वीडियो में। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।